हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं DMRC जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 26 फेब 2020 को कंडक्ट हुआ था। और मैं इस पेपर के ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा और आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि क्या है, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। इसमें जो E है, E रिप्रेजेंट करता है EMF ऑफ द कॉइल, और I इक्वल टू क्या है, करंट थ्रू द कॉइल, और T बताता है टाइम को। तो इसमें जो L गिवन है इस फॉर्मूले में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो L रिप्रेजेंट करता है सेल्फ इंडक्टेंस को, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। हमें जो I है यहाँ पर जो गिवन है, I इक्वल टू फाइंड करना है जो कि नोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली इसमें KCL अप्लाई करेंगे। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जितनी भी इनकमिंग करंट हैं हम उनको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 1 एम्पियर का हो गया इनकमिंग करंट, और 4 एम्पियर हो गया, और यहाँ पर I हो गया इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट देखेंगे अब हम, ये 2 एम्पियर हो गया, ये 5 एम्पियर हो गया, और ये 3 एम्पियर हो गया। तो हम यहाँ से I का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 2 7 3 10, 10 में से यहाँ से 5 जाएगा तो फाइनली कितना बचेगा, 5 एम्पियर I का वैल्यू आ जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। हमारे पास एक 4 पोल का जनरेटर है, 4 पोल का DC जनरेटर है, और जो कि रन कर रहा है 500 RPM पर, और इसमें सिंपलेक्स वेव बाउंड का यूज़ किया गया है, और इसके आर्मेचर में 48 कॉइल हैं, और प्रत्येक कॉइल के लिए 6 टर्न का यूज़ किया गया है, और इसमें फ्लक्स पर पोल कितना है, 0.02 वेबर है। तो हमें इंड्यूस्ड EMF को बताना है आर्मेचर में कि कितना इंड्यूस्ड EMF होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें Z कैलकुलेट करेंगे। Z यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर। तो हमें पता है कि 2 कंडक्टर मिलकर एक टर्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो टर्न होते हैं उनकी हेल्प से हम कॉइल्स बनाते हैं। तो ओवरऑल कंडक्टर कितने आ जाएंगे इसमें, 6 12 12 8 96 6, दैट इज द 576 कंडक्टर टोटल आ चुके हैं। ठीक है, ओवरऑल कंडक्टर Z की वैल्यू 576 आ चुकी है। अब हम इसमें इंड्यूस्ड EMF देखेंगे। तो इंड्यूस्ड EMF कितना होता है, 5ZNP अपॉन 60A। अब जो फाई है, फाई का वैल्यू कितना है, 0.002, और जो Z है, Z कितना है 576, और N की वैल्यू 500 है, और पोल कितने हैं, 4 हैं। 60 इंटू A की वैल्यू 2 होगी क्योंकि यहाँ पर वेव बाउंड यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू पैरेलल पाथ कितने होंगे, 2 होंगे। तो जब हम इनको ओवरऑल तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 192 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है। हमें 2 15 MVA के अल्टरनेटर गिवन है, और इनको पैरेलल में ऑपरेट किया गया है, इनको पैरेलल में ऑपरेट किया गया है एक लोड को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, और लोड की रेटिंग क्या है, 25 MVA, और पावर फैक्टर लोड का कितना है, 0.8 है। ठीक है, अगर एक अल्टरनेटर का आउटपुट 18 MVA है एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, तो हमें दूसरे अल्टरनेटर का आउटपुट बताना है। ठीक है, अगर इसको हम फिगर की हेल्प से समझें, अच्छा प्रश्न है ये। हमने 2 अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहां पर हमने एक लोड यूज किया हुआ है। यहां पर हमने एक लोड यूज किया हुआ है जिसकी रेटिंग कितनी है, 18 MVA, 0.9 पावर फैक्टर पे। ठीक है, अब ये है हमारा जनरेटर 1। ठीक है, और देखिए इन दोनों की जो रेटिंग है, जो मैक्सिमम रेटिंग है 15 MVA की है, यानी कि ये 15 MVA तक डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम का इसमें ज़्यादा यूज नहीं है
क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैक्सिमम के बिना ही होगी। ठीक है, तो G1 है, G1 कितने पे ऑपरेट हो रहा है, ये 25 MVA पे ऑपरेट हो रहा है, सॉरी ये तो लोड का है, सॉरी 18 MVA पर ऑपरेट हो रहा है G1, यानी कि ये रेटेड से ज़्यादा सप्लाई दे रहा है। ठीक, G1 जो है 18 MVA पर ऑपरेट हो रहा है और इसका पावर फैक्टर कितना है, 0.9 पावर फैक्टर है। और जो G2 है इसके बारे में पता करना है कि जनरेटर जो G2 है वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, और चलिए फिर देखते हैं। तो हमें पता है कि इसका पावर प्लस इसका पावर इक्वल टू इसके पावर के इक्वल होना चाहिए, तो हम यहां से लिखेंगे P1 प्लस P2 इक्वल टू PL। तो P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो पावर सबको पता होगा कि VI cos phi होता है नॉर्मली, तो पावर फैक्टर ये है cos phi यहाँ पे 0.9, तो 18 इंटू 0.9 हम डायरेक्टली कर देंगे, प्लस P2 हमें फाइंड करना है और PL लोड के लिए कितना है 18 इंटू 0.9, यहाँ पर 18 इंटू 0.9 ये हो गया, और ये यहाँ पे 25 MVA था, लोड का 25 MVA है और प्लस 0.8 है। ठीक है, अब एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, जनरेटर फर्स्ट के लिए 18 MVA है और 0.9 पावर फैक्टर है, और लोड के लिए कितना है 25 MVA प्लस 0.8 पावर फैक्टर है। तो हम यहाँ से P2 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 16.2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो लोड है इसका यहीं कर लेते हैं, एक सेकंड, ये 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब हम यहाँ पर इसका करेंगे तो 18 नंबर 162, दैट इज द 16.2, तो यहाँ पर 16.2 ये डिलीवर करेगा और इसका 20 हो गया। ठीक है, तो P1 कितना डिलीवर कर रहा है 16.2 और इसका कितना हो गया, इसका 20 हो जाएगा। तो फाइनली जो P2 का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 20 माइनस 16.2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पर हमें दो 15 MVA के अल्टरनेटर गिवन है और इनको पैरेलल में ऑपरेट किया गया है और लोड को सप्लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों। लोड का पावर फैक्टर 0.8 है और लोड कितना है 25 MVA का लोड है। अगर आउटपुट पहले अल्टरनेटर का कितना है 15 MVA है एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पर, तो हमें दूसरे अल्टरनेटर का आउटपुट बताना है कि दूसरे अल्टरनेटर का आउटपुट कितना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए ये जनरेटर G1 है, ये जनरेटर G2 है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इनका जो पैरेलल कनेक्शन है वो एक लोड को सप्लाई दे रहा है और लोड की रेटिंग कितनी है, लोड 25 MVA का है और 0.8 पावर फैक्टर है। ठीक है, और जनरेटर G1 की बात करें तो G1 जो है 18 MVA का है और इसका 0.9 पावर फैक्टर है। तो हमें G2 कितना पावर दे रहा है इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, जो G1 प्लस G2 है ये दोनों मिलकर लोड को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो G1 की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली हम क्या करेंगे पावर फैक्टर और इनकी रेटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो G1 का डिलीवर्ड पावर है वो निकल आएगा और G2 हमें कैलकुलेट करना है। सिंपली हम PL का भी ऐसा ही करेंगे, 25 इंटू 0.8, तो 25 अट्ठे 200 दैट इज द 20 और G2 का G2, और यहाँ पे 18 नंबर आई थिंक 162 होता है, हाँ, तो 16.2, तो G2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 माइनस 16.2 दैट इज द 3.8 MVA, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन MVA में चल रहा है, ओवरऑल रेटिंग भी MVA में गिवन है। तो जो G2 की पावर रेटिंग है वो कितनी आ जाएगी
3.8 MBA। जहां हमें ऑप्शन में 3.8 MBA दिखेगा हम उस पर टिक करेंगे और आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, हमें एक डेल्टा कनेक्शन गिवन है और हमें इसका जो स्टार इक्विवेलेंट है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन हमें ये गिवन है, इसका हम स्टार इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम सबको टोटल कर लेंगे। तो सबको जब टोटल करेंगे तो 9 6 15 और 3 18 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये ब्रांच कनेक्टेड है, इसको देखेंगे तो इसका कितना वैल्यू आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18 और बटे में टोटल रेजिस्टेंस वो कितनी है 18 है, सेम है। अब इस साइड देखेंगे, इस वाली ब्रांच के लिए देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 का 54 और ओवरऑल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे 18 से। ठीक है, अब इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27 और 18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो इसका 1.5 आएगा, इसको करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा और इसका 1 आएगा। तो फाइनली आपको जहां ऑप्शन में किसी भी सीक्वेंस में इन तीनों की वैल्यू मिलेगी आप उन पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हमें बताना है कि दिए गए सर्किट में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड है लोड के लिए वो कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में जो पावर होती है वो कितनी होती है, VTH² अपॉन 4RTH। तो VTH हमारा 10 वोल्ट है और RTH हमारा 10 ओम है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, VTH यानी कि 10 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH हमारे पास 10 है, तो 100 बाई इसका 40 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज द 2.5 वॉट। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, हमें एक कर्व गिवन है, इसमें ये पूछा गया है कि जो दिया गया कर्व है ये किससे रिलेटेड है बताना है हमें। तो आप बताइए, ये चीज़ देख के बताइए कि यहाँ पर VD हमने यूज़ किया है, यहाँ पर ID यूज़ किया है। VD यानी ड्रेन वोल्टेज, ID यानी ड्रेन करंट। तो ड्रेन जो टर्मिनल होता है क्या वो BJT में होता है, नहीं होता है। SCR में होता है, कभी नहीं होता है। PN डायोड में होता है, कभी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा FET। और याद रखिए FET में जैसे कि पता होगा हम नेगेटिव वोल्टेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो FET है उनको हमने केवल x और y एक्सिस पर जो पैरामीटर गिवन है उनको देखकर ही बता दिया कि डिवाइस कौन सी है, FET है। बड़ा ही आसान सा ग्राफ था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमें बताना है कि जो फॉर्म फैक्टर होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट के लिए वो कितना होता है। तो सिंपली वह सबको ये याद होगा कि जो 1.11 है ये फॉर्म फैक्टर होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो वोल्टेज और करंट होती है दोनों के लिए। तो देखते हैं फॉर्म फैक्टर होता क्या है। फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू कितनी होती है, RMS वैल्यू होती है Vm अपॉन √2 साइनोसोडल वेवफॉर्म के लिए, और साइनोसोडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कितनी होती है 2Vm अपॉन पाई होती है। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे Vm अपॉन √2 इंटू ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे हम, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 2 आएगी इसकी वैल्यू। जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो 1.11 हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन की प्रोसेस होती है किसी भी मेटल के लिए, ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल अपॉन मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड। जो मेटल की इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस होती है, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस के लिए हम उसको क्या कहते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रो डिपोजिशन में होता क्या है कि हम
एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। और याद रखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड है, ये कैथोड है। चूंकि हमें पता है कि जो करंट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो जिस भी मटेरियल की परत हमें चढ़ानी होती है उसको हम एनोड से कनेक्ट कर देते हैं, और जिस मटेरियल के ऊपर हमें परत चढ़ानी होती है उसको हम कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने गुलदस्ता लिया, ठीक है, गुलदस्ता लिया, इसके ऊपर हमें जिंक की लेयर चढ़ानी है, तो गुलदस्ते को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, कैथोड से कनेक्ट करेंगे, और जो जिंक मटेरियल है उसको हम एनोड से कनेक्ट करेंगे, ताकि जो करंट है, करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो, और ये जो जिंक का मटेरियल है ये डिजोल्व होता जाए, और डिजोल्व होकर ये इसके ऊपर पूरी तरह से जम जाए, ठीक है। तो इसी को हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की सरफेस चढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हमसे पूछा गया है जो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है भाई, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रेयरली मिलती है, या फिर किसी भी तरीके की ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। तो इसमें किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में हम करंट को मेजर करने के लिए जो हम प्राइमरी वाइंडिंग यूज करते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर की, तो उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यानी कि जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसका ट्रांसमिशन लाइन के साथ किस तरीके का कनेक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। जो सीटी होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, इसकी प्राइमरी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कंडक्टर है उसके साथ जो प्राइमरी है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो सीटी है, सीटी की जो प्राइमरी है उसमें जो करंट है और जो ट्रांसमिशन लाइन में करंट है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि हम सिंपली इसमें ट्रांसमिशन लाइन को ही सीटी की प्राइमरी बना देते हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो होती है प्राइमरी और ट्रांसमिशन लाइन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमें एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पे दी हुई है। तो हमें बताना है कि जब इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं एक डीसी सोर्स वोल्टेज के साथ, तो इनमें से कौन सी रेजिस्टेंस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कम करंट जिसमें से फ्लो होगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमें बताना है, देखिए कुछ अरेंजमेंट है हमारे पास, ये मान के चलो वोल्टेज है, और इसके साथ हमने ये चारों के चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। $30 ओम, 20 ओम, 10 ओम और 5 ओम, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट है। हमें पता है कि जो पैरेलल सर्किट होती है, पैरेलल सर्किट के केस में जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो I होगा, I इक्वल टू कितना होता है, V/R होता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को जब कांस्टेंट मानेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा करंट किसके, रेजिस्टेंस के। यानी कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी करंट उतनी ही ज़्यादा लीस्ट होगी, यानी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 30 ओम के पास। ये 30 ओम है, इसके पास सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट सबसे कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही कम करंट। तो दैट इज द 30 ओम करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस होती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग के नाम से किस हीटिंग को जाना जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग के नाम से किस हीटिंग को जाना जाता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है इसी को हम हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोसेस के अंतर्गत। नेक्स्ट 62 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के केस में ऐसा कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉइंटर को मूव करने के लिए
जीरो पोजीशन से ऊपर मूव करने के लिए, ठीक है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के केस में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है पॉइंट को जीरो से मूव कराने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करता है, ये आपकी नीडल है, ये आपकी रीडिंग है, मान लीजिए कुछ भी 50, 100, 200, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए 150, 200, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो अब इस पॉइंटर को अगर जीरो से हमें इसकी मेन रीडिंग पर मूव कराना है तो हमें कौन सा टॉर्क लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तभी पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर पॉइंटर रुक गया, उस केस में कौन सा टॉर्क लगेगा जिससे कि पॉइंटर उस एक्चुअल वैल्यू से आगे ना बढ़ पाए, तो उस केस में कौन सा टॉर्क लगता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। जब ये दोनों टॉर्क इस पॉइंटर पर, इस नीडल पर लगते हैं, उसके कारण ये पॉइंटर क्या है, वाइब्रेट करने लगता है जोरों से। तो इसके वाइब्रेशन के कारण हम एक्चुअल रीडिंग को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम जाती है थोड़ी सी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डैम्पिंग फोर्स का या डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क या फोर्स कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉर्क एक तरीके का फोर्स ही है, ठीक है। तो फाइनली आपको तीनों टॉर्क या फोर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क, पीएमएमसी मटेरियल, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसके केस में हम क्या करते हैं, कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग जो कि मोस्ट यूज करी जाती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के केस में, ठीक है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग काफी कुछ टाइप है इसके, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग जगह सब यूज करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, स्टेटर ऑफ ए 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर, ठीक है। स्टार कनेक्टेड एक स्टेटर है जो 3 फेज बाइंडिंग इसमें करी गई है और 16 पोल अल्टरनेटर के अंदर है, और इनमें 44 स्लॉट हैं, 144 स्लॉट हैं और 10 कंडक्टर हैं पर स्लॉट में, ठीक है। तो हमें पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है। जब हमने क्या किया, जब हमने बाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर दिया कितने, 3 स्लॉट से, तब हमें पिच फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोल पिच निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम पोल पिच निकाल लेंगे। पोल पिच क्या होता है, स्लॉट पर पोल। हम यहां से पोल पिच कैलकुलेट करेंगे, पोल पिच कैलकुलेट करेंगे। पोल पिच कैसे आएगा, स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट कितने हैं, 144 स्लॉट हैं, पोल कितने हैं, 16 पोल हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पोल पिच कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। पोल पिच कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लॉट एंगल, एक स्लॉट का कितना एंगल है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 5p यानी 180 इंटू पी अपॉन स्लॉट, ठीक है। 180 पोल कितने हैं, 16 है, स्लॉट कितने गिवन है, 144 स्लॉट गिवन है। जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो स्लॉट एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिग्री, 20 डिग्री आएगी। हमने क्या किया, हमने इसमें से 3 स्लॉट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। 3 स्लॉट को बाहर निकाल दिया, यानी कि 3 स्लॉट से हमने शॉर्ट पिच कर दी बाइंडिंग को। तो 3 स्लॉट के केस में देखो, ये तो एक स्लॉट के लिए स्लॉट एंगल है, लेकिन 3 स्लॉट के लिए स्लॉट एंगल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 4 3 स्लॉट एंगल इज कितना हो गया, 3 इंटू 20 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें पिच फैक्टर पता है, इसको मैं ऑप्शंस को यहां से हटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। हमें पिच फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, पिच फैक्टर होता है कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहां पर ये जो 60 वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू है। तो हम यहां पे पुट करेंगे 60/2 दैट इज द cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो पिच फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, √3/2। पावर फैक्टर मत समझ लेना भैया, पिच फैक्टर है। पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड था जो हमने यहां पर लिखा था, वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जगह खाली छूट रही है वही हमारा अल्फा का वैल्यू होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, अल्फा का वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, हमें रिलेशन बताना है R1 और R2 के बीच में, ठीक है। अगर 2 बल्बों को रेट किया जाता है सेम वोल्टेज पर, उनका जो रेटिंग है वोल्टेज की वो सेम है और उनकी पावर लेकिन डिफरेंट है,
पावर कितनी है, 400 वाट और 100 वाट के, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, हमें R1 और R2 के बीच का रिलेशन पता है, ठीक है, R1 और R2 के बीच का रिलेशन पता करना है, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना होता है, सॉरी पावर देखते हैं पहले, पावर कितना होता है, पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं पावर इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। पावर किसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, हम इससे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज को कांस्टेंट इसलिए माना है क्योंकि जो बल्ब की रेटिंग है उसके केस में वोल्टेज की रेटिंग सेम दी गई है, इसलिए हमने पावर को रेजिस्टेंस के इनवर्सली लेके चले हैं हम। अब हम इसी का यूज करेंगे, तो हम इसको जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम जब डिवाइड कर देंगे इसको, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बटे R1, ठीक है। तब हम इससे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू P1 कितना है, P1 हमारे पास है 400 वॉट, ठीक है, वॉट हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहां पर कितना है, P2 100 है, R2 अपॉन R1, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 4R1 इक्वल टू कितना आ गया, R2 आ गया, ठीक है। 4R1 इक्वल टू कितना आ गया, R2 आ गया, यहां पर R1 था, वो R2 जैसा लग रहा था, ठीक है। तो कितना आ गया, 4R1 इक्वल टू R2 आ गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, हमें 4 पोल डीसी मशीन दी गई है और कॉइल स्पैन ऑफ 120 डिग्री, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिकल एंगल है, इलेक्ट्रिकल एंगल कितना गिवन है, हमें 120 डिग्री है। हमें ऑप्शन से पता लगता है कि हमें इसकी मैकेनिकल डिग्री कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ऑप्शन में मैकेनिकल डिग्री ही चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो होता है P अपॉन 2 मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारे पास कितनी है, 120 है, पोल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और थीटा एम यानी मैकेनिकल डिग्री हमें कैलकुलेट करना है, तो 240/4 आ जाएगा यहां से थीटा एम, तो थीटा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री मैकेनिकल डिग्री, ये आ गया अपना थीटा एम मैकेनिकल डिग्री कितना, 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी भी मैग्नेटिक की द पावर ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिज्म, किसी भी मैग्नेटिज्म की पावर को रिटेन करने की क्षमता जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा देते हैं, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाने के बाद भी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बची हुई रहती है किसी मटेरियल में, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। आपने हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा होगा, जो हिस्टेरिसिस लूप प्लॉट करते हैं हम, वो कुछ ऐसा प्लॉट आता है उसका कुछ, ठीक है। तो उस प्लॉट में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम, सॉरी यहां नहीं, इस पॉइंट पर होता है, ठीक है, ये तो कोएर्सिव फोर्स हो जाता है। इस पॉइंट पर हम जब फील्ड को हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लेवल तक जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहती है वो कुछ बनी रहती है, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बिना किसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अपने अंदर रिटेन करने की एबिलिटी को ही हम रिटेंटिविटी कहते हैं। यानी कि बिना किसी मैग्नेटिक फोर्स के भी जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक की तरह काम करेगा, बस आपने एक बार फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना रहेगा, और उसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हम रिटेंटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, हमें यूनिट बताना है। अमेरिकन वायर गेज कंडक्टर के केस में जो यूनिट होती है, अमेरिकन वायर गेज एक तरीके से वायर की जो क्या बोलते हैं उसको, चौड़ाई होती है या थिकनेस होती है, मोटाई होती है, उसको मेजर करने के लिए अमेरिकन वायर गेज का हम यूज करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है ऑप्शन नंबर 3 1000 सर्कुलर मिल, ठीक है। 1000 सर्कुलर मिल यूनिट होती है किसकी, अमेरिकन वायर गेज की, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, कंडक्टर की थिकनेस को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। कितना थिक है और कितना थिन है, ये सब उस वायर गेज से पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जो आवश्यक फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द मेन करंट एंड ऑक्सिलरी करंट, यानी कि दो वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग में से मेन करंट फ्लो होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से ऑक्सिलरी करंट फ्लो होती है, ठीक है।
थ्री फेज सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इज प्रोड्यूस बाय, यानी कि जो फेज डिफरेंस होता है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के केस में, उसमें जो फेज डिफरेंस मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच में होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम कनेक्ट करते हैं एक कैपेसिटर को सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। ठीक है, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और यह सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर क्या करता है? फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि रोटेटिंग टॉर्क या फिर बोलें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से मतलब एक डायरेक्शन में घूम सकता है। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें सिंगल फेज में प्रॉब्लम क्या आती है, जो पॉजिटिव साइकिल में मान के चलो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगता है, तो फाइनली एक साथ में दोनों जगह तो वो घूम नहीं सकता, तो बस रोटर वहीं पे वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन अगर हम एक कैपेसिटर यूज करें सीरीज वाइंडिंग के केस में, तो हमें लगभग 90 डिग्री से कम थोड़ा सा हमें क्या फेज डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, जिसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आसानी से प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एज अ टू फेज कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगती है मोटर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट बतानी है। बच्चा जानता है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, द फेनोमेना अराइजिंग ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अनइक्वल करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फेनोमेना होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको बेसिकली स्किन इफेक्ट कहते हैं। आगे स्टेटमेंट पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस स्किन इफेक्ट में होता क्या है, जो कंडक्टर हम यूज करते हैं वो उस पूरे कंडक्टर का यूज नहीं करता है, करंट केवल उसकी सरफेस पे से फ्लो होती है। कहां से? केवल सरफेस पे से फ्लो होती है और बीच में से कभी करंट फ्लो होती ही नहीं है। उसी को हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि सभी जगह करंट की वैल्यू इक्वल हमें नहीं मिलती है। इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, कभी डिस्कस करेंगे इस इफेक्ट के बारे में डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, जो नेम है बाइपोलर, बीजेटी के केस में ये क्या बाइपोलर क्या सिग्निफाई करता है? ठीक है, मतलब बाइपोलर का मतलब क्या है बीजेटी के केस में? तो बाइपोलर का मतलब ये है करंट फ्लो ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। बाइपोलर का मतलब ही यही है कि करंट का जो फ्लो है वो दोनों तरीके के चार्ज कैरियर से फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन और होल, यानी इलेक्ट्रॉन और होल हेल्पफुल होते हैं चार्ज करंट फ्लो करवाने में। ठीक है, ये दोनों के दोनों चार्ज कैरियर हेल्पफुल होते हैं। तो बाइपोलर का मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो ड्यू टू द बोथ टाइप ऑफ द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल, यानी कि जिस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट फ्लो होता है उसी को हम बाइपोलर डिवाइस कहते हैं, और वो कौन सा है? बीजेटी। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों तरीके के मतलब करंट फ्लो होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यूनिपोलर की, तो एफईटी डिवाइस यूनिपोलर डिवाइस है, और एफईटी के केस में जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू ओनली द माइनॉरिटी कैरियर, तो उसमें होता ही नहीं है। तो उसमें एफईटी के केस में जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, इसीलिए एफईटी के केस में जो होती है लीकेज करंट कभी नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर ही अवेलेबल नहीं है। जहां माइनॉरिटी कैरियर अवेलेबल होगा वहां पर लीकेज करंट होगी। बाइपोलर में माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर दोनों होते हैं, इसीलिए इसके केस में बाइपोलर के केस में लीकेज करंट अवेलेबल होती है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी केवल कैरियर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें लीकेज करंट नहीं होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, दो इक्वल वैल्यू के रजिस्टर पहले कनेक्ट करे गए किसमें? सीरीज में, उसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हमें इनके पावर का रेशियो बताना है, हीट डिसिपेशन का रेशियो बताना है दोनों रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, दोनों केसेस में, और हमें एक अजम्पशन यहां पर एक कंसीडर करना है कि करंट फ्रॉम डीसी सोर्स इज सेम इन बोथ केस। जो करंट आई है डीसी सोर्स से वो सेम है दोनों केसों में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है।
इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल वैल्यू के हैं, तो आर आर वैल्यू की हमने रेजिस्टेंस ले लिए, यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। करंट की वैल्यू यहां से आई जा रही है, तो हम पावर यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, आई स्क्वायर आर होगा। लेकिन आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू 2 आर। ठीक है, तो यहां से पावर कितना आ गया, 2 इंटू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इन्हीं रेजिस्टेंस को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, एक आर ये रहा और एक आर ये रहा। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज लगाया है, और करंट हमेशा सप्लाई से सेम ही निकल रही है, यहां से भी करंट आई ही निकलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका पावर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो पावर इसके केस में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो कितना आएगा, आर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया, 1/2 आई स्क्वायर आर। ठीक है, 1/2 आई स्क्वायर आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने P1 ले लिया, इसको P1 ले लिया, इसको P2 ले लिया, इसको P2 ले लिया। ठीक है, तो हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे P1 अपॉन P2। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी है, 2 आई स्क्वायर आर है, P2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 आई स्क्वायर आर है। आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर पहुंचेगा, तो P1 और P2 का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, हमें 5 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन तो यहां पर इस टर्म को देखते ही सॉल्व हो गया, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, बस ये देखना था हमें एवरेज पावर डिसिपेशन बस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए। एक 5 माइक्रोफैरड का प्योर कैपेसिटर है, वो कैरी करता है करंट 5 एम्पियर को। जब एक साइनोसोडल एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब 5 एम्पियर करंट फ्लो होती है इसमें से। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड, इसमें एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा। ठीक है, एक साइकिल के अंदर। ठीक है, एसी सप्लाई की एक साइकिल के अंतर्गत कितना पावर डिसिपेट होगा। तो याद रखिए प्योर कैपेसिटर यहां पे मेंशन है, प्योर कैपेसिटर कभी भी पावर को डिसिपेट नहीं करता है। प्योर कैपेसिटर नेवर डिसिपेट पावर, इट स्टोर्स ओनली चार्ज, यह केवल स्टोर कर सकता है चार्ज को। ठीक है, मतलब ये पावर को डिसिपेट कर ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर यहां पे प्योर कैपेसिटर नहीं होता तो कंडीशन कुछ अलग होती, इसका हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी लेके चलते तो फिर केस थोड़ा सा चेंज हो जाता। लेकिन अभी इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर कभी भी पावर को डिसिपेट नहीं करता, यह केवल पावर को स्टोर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 वोल्टेज आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन किस केस में, रेजोनेंस के केस में। जब रेजोनेंस हो चुका है उसके बाद सप्लाई करंट कितना होगा हमें ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, हम रेजोनेंस के केस में लेकर चल रहे हैं पूरा। ठीक है, तो इसमें से जो IRMS करंट होगी, जो IRMS करंट फ्लो होगी वो VRMS अपॉन R होगा। क्यों, क्योंकि आफ्टर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस होने के बाद का केस है ये। रेजोनेंस के बाद L और C का इफेक्ट खत्म हो जाता है, जो इंपीडेंस होता है सर्किट का वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आरएमएस वोल्टेज हमारे पास कितना है, 50 वोल्ट गिवन है हमें। ठीक है, और R की वैल्यू हमें इससे यहां से ले लेंगे हम, तो 10 हो जाएगा। तो IRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर IRMS की वैल्यू आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर DMRC JEE इलेक्ट्रिकल का जो 26 Feb 2020 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका इलेक्ट्रिकल का पूरा पोर्शन कवर होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, आप लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।